नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश से आपातकाल को हटे हुए ठीक 64 दिन हो चुके थे, यानी 64 डेज हो चुके थे। ये बात है 1977 की और तारीख है 24 मई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके थे। उनका शासन चल रहा था। बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, लेकिन चुनाव की तारीख तय कर दी गई थी। पटना से करीबन करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बेलछी। सुबह के 6 बजे का समय था और गांव का एक दबंग इंसान जिसका नाम महावीर महतो था, सर पे गमछा बांधे हुए अपने घर के आंगन से बाहर निकलता है और अपने एक साथी को आवाज लगाता है जिसका नाम था मंगरू। जोर से आवाज लगाते हुए वो मंगरू को कहता है कि अरे मंगरू, सुनते हो, जरा उस सिंघवा को बुला के लाना। तो मंगरू इमीडिएटली तत्पर तरीके से तैयार होके पलट के जवाब देता है और कहता है कि ठीक है भैया जी, अभी लेके आते हैं। कहते हुए मंगरू सिंघवा नाम के एक इंसान के घर की तरफ निकल पड़ता है। सिंघवा के घर पे जब वो पहुंचता है तो सिंघवा उस समय अपने घर के बरामदे में खड़े होके, जो बाहर आंगन सा होता है, वहां खड़ा होके दातुन कर रहा था। मंगरू उसको कहता है कि जल्दी चलो, भैया जी ने तुम्हें बुलाया है। अब मंगरू की जो पत्नी थी उसने उसे जाने से मना किया कि उससे तुम्हारा कल ही झगड़ा हुआ है, वहां जाना उचित नहीं होगा। पर सिंघवा ने यह जवाब दिया कि अरे डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, अभी जाके आते हैं। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मंगरू को जब उसने, यानी कि महतो ने जब मंगरू को सिंघवा को लाने के लिए भेजा था तो पीछे से उसने एक और साथी को 30-35 लड़के इकट्ठे करने के लिए कहा था और उन सबको कहा था कि लाठी और डंडे, फसा, जो भी बेसिकली गांव में हथियार उसमें मिल सकता था, आरी होती है, फरसा होता है, वो सब लेके तुम वहां पे तत्पर रहना। उसने अपने लिए एक दुनाली बंदूक भी मंगवाई थी और कुछ साथियों के लिए भी मंगवाई थी और सारी की सारी बंदूकों को गोलियों से लेस कर दिया गया था। इस बात की जानकारी सिंघवा को किसी भी तरीके से नहीं थी। सिंघवा मंगरू के साथ महतो के घर की तरफ निकलता है। उसके पीछे पीछे उसके ससुर निकलते हैं जिनका नाम था जानकी पासवान। सिंघवा जैसे ही मंगरू के साथ महतो के घर के अंदर घुसता है, पीछे से अचानक से एक इंसान उसके सर पे लाठी से वार करता है। मंगरू थोड़ा भुचक्का सा रह जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर 4-5 लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटना शुरू करते हैं। चारों तरफ से लाठी और डंडे की बरसात सी होने लगती है। यह दृश्य देखकर जानकी पासवान, जो कि सिंघवा के ससुर थे, वो भागते हुए एक बस्ती की तरफ जाते हैं जहां पे दलित लोग रहा करते थे। वहां जाके वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि जल्दी से उठो, महतो सिंघवा को मार रहा है। जैसे ही लोगों ने जानकी पासवान की इस बात को सुना, वो जल्दी से 30-35 लड़के वहां से उठते हैं और लाठी वगैरह लेके महतो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके लिए भी फील्डिंग सेट ऑलरेडी कर दी गई थी। वो जैसे ही महतो के घर की तरफ बढ़ते हैं, बीच रास्ते में ही उनको उन लोगों के द्वारा रोका जाता है जिनके पास बंदूकें थी। बंदूकों से फायरिंग करनी शुरू करी जाती है। जानकी पासवान छुप कर एक घर के दीवार के पीछे छुप जाते हैं, पर जो लड़के उनके साथ आए थे, गोलियां लगते ही वो धड़ाधड़ ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। किसी के सर में गोली लग रही थी, किसी के पाँव में गोली लग रही थी, किसी की छाती में गोली लग रही थी। चारों तरफ रक्त प्रवाह बहने लगा था। इसी बीच दोनाली बंदूक ताने हुए महावीर महतो वहां पे आता है और कहता है कि हाथ पैर बांध कर लाओ सालों को। 11 लोगों को हाथ पैर बांध कर वहां लाया जाता है, जिसमें एक इंसान सिंघवा भी था। सबको वहां पे महावीर के सामने खड़ा किया जाता है। फिर महावीर महतो को गाली देते हुए कहता है, क्या रे सिंघवा, कल बड़ी हेकड़ी झाड़ रहा था ना, चलो आज तुम्हें खेत जुताते हैं। तभी बंदूक लिए परशुराम धानुक नाम का इंसान हाफते हुए वहां पहुंचता है और कहता है कि भैया सबको खेत में ले चलो, वहां पे इनके स्वर्ग जाने की तैयारी हमने पूरी कर दी है। सारे लोगों को पूरे गांव के बीच से घसीटते हुए खेतों की तरफ लेके जाया जाता है। एक खेत था जहां पे मक्के की खेती हो रही थी, वहां पे फसल लगी हुई थी। वहां पे लकड़ियों को इकट्ठा करके चिताएं बनाई हुई थी। उन 11 लोगों को जिनको हाथ पैर बांधकर यहाँ लाया गया था, उन्हें वहां पे खड़ा किया जाता है और एक बारी फिर से गांव गोलियों की गर्जन से गूंज उठता है। फिर से किसी के छाती पे गोली लग रही थी, किसी के सर पे, किसी के हाथ पे, किसी के पाँव पे। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई जिंदा था या मर चुका है। काम सिर्फ एक था कि जो चिताएं सजाई गई हैं उनके ऊपर इन 11 लोगों को आज जलना है। महावीर फिर गाली देते हुए कहता है कि इन सारे के सारे को उठाओ और चिता के ऊपर डाल दो। सारी लाशों को उठाकर चिता पे डाला जाता है और आग लगाई जाती है। अचानक से एक 12 साल का लड़का जो उन 11 लोगों में शामिल था, वो जीवित निकलता है। जैसे ही आग लगती है वो उठकर भागने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो भाग नहीं पाता है और बार बार लोग उसे पकड़कर आग में धकेल रहे थे। जब उसने 2-3 बारी यही अटेम्प्ट किया तो अचानक से महावीर महतो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उसकी गर्दन के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है। उसकी गर्दन उसके धड़ से लटक जाती है।
कटती नहीं है, लटक जाती है। खून चारों तरफ बह रहा था, आधा वो इंसान जल चुका था। उसे फिर से धक्का मारा जाता है और उस आग के अंदर फेंका जाता है जो इन लोगों के चिता स्वरूप तैयार करी गई थी। कुछ देर बाद परशुराम कहता है कि आग कम पड़ रही है, लकड़ी और चाहिए। तो आपको पता है कि लकड़ी लाने वाले इंसान कौन थे वहाँ पे? लकड़ी लाने वाले इंसान महावीर महतो या फिर परशुराम नहीं थे, ना ही कोई उनके गैंग का कोई गुर्गा कोई लड़का था। लकड़ी लाने का काम किया था महिलाओं ने। महिलाएं जाती हैं, इनके ही कुनबे की महिलाएं जाती हैं, लकड़ी लाती हैं, उन चिताओं के ऊपर और लकड़ी डाली जाती है और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि उन 11 लोगों में से एक भी इंसान जीवित वहां से ना निकल सके। 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा और लाठी डंडों से बीच बीच में छू के देखा गया कि कहीं कोई इंसान वहां पे जीवित तो नहीं है। दोपहर के करीबन 2:30 बजे के आसपास का समय हो चुका था। एक चौकीदार था जिनका नाम था गणेश पासवान। गणेश पासवान भागते हुए करीबन उस गांव से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ नाम का एक एरिया है, वहां के थाने में पहुंचता है। थाने में पहुंच के थाना प्रभारी से कहता है कि साहब जल्दी चलो, बेलछी में 11 लोगों की हत्या कर दी गई है, हत्याकांड कर दिया गया है, वहां पे माहौल बहुत गरमाया हुआ है। थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा वो इमीडिएटली अपनी कुर्सी से उठते हैं और आवाज लगाते हैं कि गाड़ी निकालो, बेलछी चलना है। पुलिस की गाड़ी में 10-12 लोग पुलिस वाले बैठकर बेलछी गांव की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। जिस जगह पे इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था उसके कुछ ही दूरी पे एक और थाना था जो कि सकसोहरा नाम का एक इलाका है, उसके अंतर्गत आता था। वहां के थाना प्रभारी से मदद मांगी जाती है। जवाब क्या था पता है? जवाब ये था कि ये एरिया हमारे कवरेज में नहीं आता, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। किसी तरीके से बाढ़ पुलिस शाम तक गांव वालों तक पहुंचती है। खेत में अभी भी आग जल रही थी और मृतकों के घर वाले वहां पे बिलख रहे थे, रो रहे थे। वहां पे एक ऐसा भयावह माहौल था जिसकी कल्पना कर पाना आपके लिए और मेरे लिए नामुमकिन है। थाना प्रभारी ने गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू करी और उन्होंने पूछा कि यह कत्ल किसने किया, क्या किसी ने कुछ देखा है? तो जानकी पासवान जो कि सिंघवा के ससुर थे वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब मैंने देखा है। महावीर महतो और परशुराम धानुक, जिसको परशुराम महतो के नाम से भी जाना जाता था, और उनके 30-35 लोगों ने इस सारे कांड को अंजाम दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने इन सबको मारा गया और इनको फिर सामने हमारी आंखों के चिता में जला दिया गया। उन्होंने उस बात को भी विस्तृत तरीके से बताया जिसमें एक 12 साल के लड़के को, जो मैंने आपको बताया, जिसका सर काट दिया गया था और उसे वापस से बार बारी आग में धकेला जा रहा था। थाना प्रभारी ने फिर पूछा कि आखिरकार ये कत्ल क्यों किया गया, जिसके बारे में जानकी पासवान ने ये जवाब दिया कि साहब इस गांव में कुर्मियों की दबंगी चलती है। वो हमसे खेतों में काम तो करवाते हैं पर हमें मजदूरी का पैसा नहीं देते हैं। इसी बात से झगड़ा करके सिंघवा ने महतो से और उसके लोगों से झगड़ा करके कुछ मजदूरों को पैसा दिलवाया था, जिसकी वजह से महावीर महतो काफ़ी ज़्यादा नाराज था। ये हत्याकांड उसी का बदला लेने के लिए किया गया था। पुलिस वालों ने सारे के सारे हत्याकांड को गैंग वॉर बताया, लेकिन वामपंथियों ने और दलित नेताओं ने इसे जातीय नरसंहार बताया, जो कि सही भी था। इस वीडियो में मैं आपको बेलछी हत्याकांड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से इंदिरा गांधी का सृजन हुआ इस हत्याकांड के बाद, उसके बारे में बताऊंगा। किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज उठाया गया लोगों के द्वारा, उसके बारे में बताऊंगा। किस तरीके से जात पात के नाम पे लोगों ने नीतीश कुमार को सही डिसीजन लेने के लिए 2 बारी चुनाव हरवाया, उसके बारे में बताऊंगा। और किस तरीके से नीतीश कुमार ऑलमोस्ट ही डिसाइड कर चुके थे कि वो भारतीय पॉलिटिक्स का भाग नहीं बनना चाहते, पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहना चाहते, क्योंकि जात पात की ये पॉलिटिक्स उन्हें समझ नहीं आ रही थी। ये वही नीतीश कुमार हैं जो आज बीजेपी के साथ मिलके, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके जात पात की पॉलिटिक्स करते हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बेलछी हत्याकांड, जो कि एक जातिवादी नरसंहार था। इस घटना के 1 हफ्ते के भीतर महावीर महतो समेत 20 से 25 लोगों को, आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इस जांच पड़ताल की जिम्मेदारी दी गई थी पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर थे, KN अर्धनारेश्वर। उन्होंने महावीर महतो को कॉलर पकड़ के झकझोरते हुए पूछा कि बता तूने लोगों का कत्ल क्यों किया। तो महावीर महतो पुलिस से ना डरते हुए ठसक भरी आवाज में कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, ये उनके आपस का मामला है, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को खत्म किया है। तो अर्धनारेश्वरी जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके हाथ पांव बांधो और एक हंटर लेके आओ। महावीर महतो के हाथ पांव बांधे जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा, और जैसे ही हंटर सामने आता है, महावीर महतो की वो ठसक भरी आवाज जो है एक डरे हुए चूहे में तब्दील हो जाती है। वो रोते बिलखते हुए कहता है कि
साहब मुझे मत मारो, साहब मुझे मत मारो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। महावीर महतो ने कुछ इस तरीके की जानकारी पुलिस वालों को दी। हुआ यूं था कि करीबन करीबन 2-3 दिन पहले महावीर महतो का एक आदमी सिंघवा के खेतों से वहां से धान चुरा के ले आता है। जब वो धान चुरा के ले आता है तो सिंघवा उसे घसीटते हुए थाने लेके जा रहा था। तो बीच में महावीर महतो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, और जो 5 किलो धान चुराया गया था उसे वो वापस दे देता है। जब इस इंसान को जिसने चोरी करी थी, जब ये वापस महतो अपने साथ लेके आता है, तो अपने लोगों को इकट्ठा करके, जिन्होंने अगले दिन ये हत्याकांड किया था, उनको इकट्ठा करके कहता है कि सिर्फ धान चुराने से नहीं होगा, इस सिंघवा को ही रास्ते से हटाना होगा। और अगले दिन सारी की सारी प्लानिंग करके सिंघवा के साथ साथ उन 11 लोगों को, उन 10 लोगों को जान से मार दिया गया था, जो कि सिंघवा के करीबी माने जाते थे। बेलछी के जानकी पासवान के बयान पर पुलिस ने महावीर महतो, परशुराम धानुक सहित 31 लोगों पर हत्या, अपहरण, आगजनी जैसी धाराओं में केस दर्ज किया और जांच को शुरू किया। जून 1977 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन होते हैं। 5 साल पहले जो कांग्रेस 167 यानी 167 सीट्स के ऊपर थी, इस इलेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ 57 सीट्स के ऊपर सिमट जाती है। नई नवेली जनता पार्टी को 214 सीटें मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी। 24 जून 1977 को जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको लेकिन ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी इस हत्याकांड को जातीय नरसंहार मानने से मना कर दिया था। जनता पार्टी के लहर के बावजूद एक युवा नेता था जो इलेक्शन हार गया था, और उस नेता का नाम था नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार नालंदा जिले का एक हरनौत करके एक इलाका है, जो कि करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है बेलछी गांव से। इस गांव के अंदर कुर्मियों का दबदबा है। नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं, पर फिर भी नीतीश कुमार ये इलेक्शन हार जाते हैं, और रीजन क्या है वो जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। भोला सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के साथी रह चुके थे, वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट इस इलेक्शन में लड़ रहे थे। उन्होंने महावीर महतो, परशुराम धानुक जैसे लोगों को और बाकी लोगों को निर्दोष बताया था, जबकि नीतीश कुमार सच का साथ देते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये लोग कुर्मी समाज को बिलोंग करते थे, उन्हें आरोपी बता रहे थे। कुर्मी समाज इस बात से नाराज था। जातिवाद हिंदुस्तान में इतना प्रचलित था उस समय, आज भी है, कि लोगों ने अपने इस गुस्से को नीतीश कुमार के ऊपर निकाला और भोला सिंह को इलेक्शन जितवाया। करीबन 12,000 के आसपास के वोटों से नीतीश कुमार की इस इलेक्शन में पहली हार हुई थी। बेलछी गांव में हुआ यह नरसंहार लोकसभा का भी मुद्दा बनता है। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे, उन्होंने भी कहा कि ये तो कोई जातिवाद वाला एंगल इसके अंदर है ही नहीं, ये तो सारा का सारा गैंग वॉर है, इसमें कास्ट एंगल कहीं पे भी नहीं है। इस पर उनकी ही पार्टी के जो दलित नेता थे, उन्होंने वहां पे हंगामा करना शुरू किया। फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर रामधन नाम के एक नेता थे, और मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो दलित थे। उनके अगुवाई में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई और ये कहा गया कि आप बेलछी गांव जाएंगे और वहां पे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अंदर एक और नेता थे जो पहली बार सांसद बने थे, और उनका नाम था रामविलास पासवान। 13 जुलाई 1977 पहली बार के लोकसभा के सांसद रामविलास पासवान खड़े होते हैं और अपना भाषण शुरू करते हैं। पहले कुछ मिनटों में उन्होंने आपातकाल और कांग्रेस के बारे में बात करी, और अचानक से सदन में उन्होंने एक पोटली रखी। उस पोटली को खोला तो उसमें से निकली इंसानों की अस्थियां। जब उनसे पूछा गया कि ये अस्थियां किनकी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अस्थियां बेलछी गांव में जो नरसंहार हुआ उन दलितों की हैं। हमारे गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह बड़े मासूम हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स उन्हें जो बयान देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके ऊपर चुपचाप से यकीन कर लेते हैं। अगर ये नरसंहार गैंग वॉर था, तो किसी भी जो इंसान मरे, किसी के अगेंस्ट में भी पहले से कोई आपराधिक, कोई पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं थी? पुलिस ने कभी भी किसी को भी अरेस्ट क्यों नहीं किया था? सिंघवा का भी अरेस्ट नहीं हुआ था, सिंघवा को कभी किसी कोर्ट के द्वारा कोई सजा नहीं दी गई थी। तो आखिरकार ये गैंगस्टर्स हुए कैसे? ये नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि दलितों ने उनका जो हक बनता था उसको मांगना शुरू किया। जिस मजदूरी के बदले में उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, उसको मांगना शुरू किया। और याद रखिए, जब भी कोई दलित जो उसका हक बनता है, अगर उसको पाने के लिए आवाज उठाएगा और उस आवाज को अगर दबाया जाएगा, तो ये बेलछी जो पहला नरसंहार था बिहार का, ये पहला नहीं रहेगा। ऐसे और बेलछी होते रहेंगे। आपको ये बता दो कि 2 जुलाई 1977 को जनता दल के सांसदों के साथ रामविलास पासवान बेलछी गांव गए थे, और बेलछी गांव में घर घर जाके उन्होंने हर किसी से बात करी थी। और वहां पे जिन लोगों ने इस बात से मना कर दिया था कि हम अपने घर वालों की अस्थियों को गंगा में तब तक प्रवाहित नहीं करेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता,
उनसे अस्थियां लेकर ये दिल्ली आए थे और लोकसभा में इन्होंने इसको दिखाया था। अब इमरजेंसी के बाद मिली हार से कांग्रेस सदमे में थी। कांग्रेस परेशान थी और इंदिरा गांधी भी अपनी सीट को गंवा चुकी थी। लोकसभा में बिहार से एक भी सांसद कांग्रेस को नहीं मिला था। चर्चा ये होने लगी थी कि इंदिरा के दिन खत्म हो चुके हैं, उसका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो चुका है। पर पॉलिटिशियंस किसी आपदा में भी कैसे अपना भला सोच सकते हैं, अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं, बेल्छी इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण बनने वाला था। उस समय कांग्रेस के एक नेता थे सीताराम केसरी। उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि आपको बेल्छी जाना चाहिए, वहाँ का माहौल गर्म है, अगर आप वहाँ पे देखी जाएंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में। 11 अगस्त 1977 शाम का समय, कांग्रेस का जो बिहार का जो ऑफिस था पटना के अंदर सदाकत आश्रम में फ़ोन आता है। केदार पांडे जो उस समय बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आती है, मैं इंदिरा कह रही हूँ, तैयारी कीजिए, बेल्छी गाँव जाना है। 13 अगस्त 1977 की सुबह इंदिरा गांधी पटना पहुंचती है। तेज़ बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसे हालात थे। इंदिरा गांधी पटना के बिहार शरीफ से होते हुए बेल्छी के लिए निकलती है। रास्ते में लोगों का तांता लगा हुआ था। लोग पेड़ों पे चढ़ के अपने घरों की छत पे बाहर निकल के इंदिरा को देखने के लिए ललायित थे। और दूसरी तरफ कुछ लोग इंदिरा का विरोध भी कर रहे थे और वजह थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के दौरान लोगों की जबरदस्ती नसबंदी। रास्ते में इंदिरा की गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस जाती है। एक जीप बुलाई जाती है, इंदिरा उसमें बैठ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर कुछ ही दूर जाने के पश्चात जीप भी फंस जाती है। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मैडम, हम गांव नहीं जा पाएंगे, हमें वापस चलना चाहिए। पर इंदिरा कहती है कि कुछ तो होगा गांव जाने का रास्ता, व्यवस्था करिए। एक ट्रैक्टर बुलाया जाता है। इंदिरा गांधी ट्रैक्टर में बैठ के उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट वो ट्रैक्टर भी थोड़ी दूर जाके फंस जाता है। इंदिरा को फिर से सलाह दी गई कि आपको पटना लौट जाना चाहिए, पर इंदिरा ने लोगों की बात को नहीं माना और कहा कि हम पैदल चलकर बेल्छी जाएंगे। उन्होंने अपनी साड़ी को ऊपर किया और गांव की तरफ पैदल निकलना शुरू कर दिया। कई किताबों में इस बात को बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने बेल्छी से वापस आकर सोनिया गांधी से बात करी थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहां पे सोनिया गांधी के साथ शेयर किया था कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हुई। बेल्छी जाने के पहले, पहुंचने के पहले एक छोटी सी नदी थी जिसे क्रॉस कर पाना पैदल काफी मुश्किल था। अब इंदिरा गांधी नदी के अंदर तैर के कैसे जाए, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे नदी क्रॉस करने का क्या उपाय है। वहां पे कोई नाव नहीं दिख रही थी, कोई नाविक वहां पे था नहीं। तो ये कहा गया कि मोती नाम का एक हाथी है, उससे क्रॉस किया जा सकता है। मोती को बुलाया जाता है। इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ के नदी को क्रॉस करती है और इंदिरा गांधी के पीछे बैठी थी प्रतिभा पाटिल। वही प्रतिभा पाटिल जिनको एक कंट्रोवर्शियल औरत होते हुए भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे किस्से कहानी की तरह सोनिया गांधी के साथ शेयर किए जाते हैं। और इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी को यह भी कहा था कि प्रतिभा ने मेरी साड़ी को ऐसे डर के पकड़ा हुआ था कि मानो वो उसमें से गिर जाएंगी। बेल्छी जब इंदिरा गांधी पहुंची तो शाम का समय हो चुका था। वो उस जगह पर गई जहां पे लोगों को मारा गया। लोगों ने बताया कि कैसे अधमरे लोगों को चिता में आग में फेंका गया था और किस तरीके से यह हत्याकांड हुआ। उसे सुनकर इंदिरा गांधी का अपेरेंटली दिल टूट गया था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाटला हाउस के बारे में सुन के सोनिया गांधी का दिल टूट गया था। इंदिरा गांधी अपेरेंटली जब हाथी पे बैठी थी तो वापस आते हुए उन्होंने अपने आंचल को खोल रखा था और लोग फर्रे बनाकर, चिट्ठियां बना के अपनी मांगे जो है, अपना दुखड़ा जो है इंदिरा गांधी के आंचल में फेंक रहे थे। मुझे पता नहीं ये कितना सच है या कितना सच नहीं है, क्योंकि ये कहानी जो है एक कांग्रेस नेता के द्वारा अपनी किताब में लिखी गई है, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता दिया गया हो। बट क्या सच में बड़ा चढ़ा के बताया गया था, या जातिवाद एक ऐसी चीज थी जिसका फायदा इंदिरा गांधी को मिलने वाला था? 13 अगस्त 1977 को बेल्छी गांव से वापस पटना की तरफ इंदिरा गांधी निकल जाती है। रास्ते में लोगों ने लालटेन जला जला के उनके रास्ते को रोशनी से भर दिया था। अगेन कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना है। वहां पे जो भीड़ जमा हुई थी, इंदिरा गांधी ने अपेरेंटली उनसे कहा था कि मैं यहाँ पे कोई भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ आपका दर्द बांटने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो पटना की तरफ निकल जाती हैं। अगले दिन अखबारों में इंदिरा गांधी की बड़ी बड़ी फोटो छपी। इंदिरा गांधी हाथी पर सवार और आसपास लोगों का हुजूम, पीछे प्रतिभा पाटिल भी बैठी हुई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से जान आ गई थी और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट है एंड वी नीड टू मेक श्योर कि इसका हम पूरा फायदा उठाएं। चारों तरफ नारे क्या लग रहे थे पता है? चारों तरफ नारे लग रहे थे, इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे। लोगों की बेवकूफ़ी, लोगों के दिमाग
इतना कम होता है कि अपने घरों को तोड़कर लोग पॉलिटिशियंस का, सुपरस्टार्स का, सेलिब्रिटीज का साथ देते हैं। यही वो कारण है कि हिंदुस्तान के आधे घरों के अंदर कभी भी सुख शांति नहीं आ पाती है, क्योंकि आप अपने परिवार पे ध्यान देने की बजाय इस चीज में ज्यादा ध्यान देते हो कि कौन से नेता के लिए मुझे लड़ना है। वो नेता चाहे आपके घर में कुछ प्रोवाइड करे ना करे, या आपके घर में कोई सुख शांति की चीज प्रदान करे ना करे, पर फिर भी आपका आइडियोलॉजी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फॉलोइंग ऐसी होती है कि आप एक अंधभक्त की तरह लोगों को सपोर्ट करते हो। 14 अगस्त की सुबह इंदिरा गांधी की गाड़ी पटना के कदम कुआं की तरफ बढ़ती है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। इंदिरा गांधी घर के अंदर घुसती है और वो घर था जेपी का, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से ही इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही जयप्रकाश नारायण देखते हैं तो वो एक चारपाई पे लेटे हुए थे, तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, कुर्सी लगाते हैं इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए। इंदिरा वहां पे कुछ देर रुकती है, हाथ जोड़ के जेपी का आशीर्वाद देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इंदिरा गांधी के इस सियासी रुख से जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया था। ऐसे में सीएम जो थे कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने एक पासा फेंका। पासा क्या था? पासा था कि अप्रैल 1978 को 26% आरक्षण लागू किया गया, जिसके तहत पिछड़ों को 8%, अति पिछड़ों को 12%, गरीब सवर्ण और महिलाओं के लिए 3% आरक्षण जो है वो सुनिश्चित किया गया। ओबीसी आरक्षण करने वाला बिहार भारत का पहला प्रदेश था। चक्कर ये था कि इसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को अपने ही पार्टी के जो स्वर्ण नेता थे उनसे काफी ज्यादा आंदोलन झेलना पड़ा था। वो कर्पूरी ठाकुर के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। आखिरकार 21 अप्रैल 1979 को इस प्रेशर के अंदर कर्पूरी ठाकुर को रेजिग्नेशन देना पड़ा और फिर दलित समुदाय से आने वाले एक राम सुंदर दास जी जो थे वो बिहार की कमान संभालते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इधर केंद्र में भी जनता पार्टी के अंदर खलबली सी मची हुई थी। 15 जुलाई 1978 को चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 19 जुलाई को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कांग्रेस की जैसी राजनीति रही है, अगर उनकी पार्टी का नेता नहीं होता है, अगर गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो वो किसी को भी टिकने नहीं देते हैं। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह को बाद में एज अ पपेट प्रधानमंत्री बैठाया गया, पर कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। और इसी कारणवश 1 महीने के अंदर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिरा दिया। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा वोट किया जाता है भारत की जनता के द्वारा। 542 में से 353 यानी 353 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिलती है। बिहार में 54 में से 30 सीटें कांग्रेस की झोली में आती हैं। जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी वहां की, वो वहां पर 8 सीटों पर सिमट गई थी। इंदिरा गांधी एक बारी फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। बिहार के अंदर जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे राम सुंदर दास, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार में एक बारी फिर से राष्ट्रपति शासन लग चुका था। कर्पूरी ठाकुर के सीएम रहते हुए बेलछी नरसंहार मामले में चार्जशीट तो दाखिल हुई, पर 3 साल तक सुनवाई नहीं हुई। केस ऐसे ही चलता रहा। इंदिरा गांधी लेकिन जैसे ही पीएम बनती है तो इस केस की सुनवाई शुरू होती है। 19 मई 1980 को महावीर महतो, परशुराम धानुक और 15 लोगों को, पहले 2 लोगों को फांसी की सजा और बाकी 15 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है पटना ट्रायल कोर्ट के द्वारा। आरोपियों ने पटना के हाई कोर्ट में अपील करी तो अदालत ने आरोपियों को दोषी तो माना, पर फांसी की सजा के ऊपर 2 जजों की जो बेंच थी उनके अंदर बैलेंस नहीं बैठ पा रहा था। एक फेवर में थे, एक अगेंस्ट में थे। तो इस केस को भेजा जाता है एक तीसरे जज के सामने। सिन्हा जी नाम था उनका। सिन्हा जी जाते हैं बेलछी गांव। विडंबना देखिए जीवन की। केस का ट्रायल हुआ, वाद विवाद हुए, सबूत पेश किए गए, लेकिन एक जज उन चीजों को छोड़ के बेलछी जाता है वहां के विक्टिम से बात करने के लिए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था। किस्मत अच्छी थी वैसे बेलछी वालों की कि वहां से लौटने के पश्चात इन जज ने भी डिसाइड किया कि जो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है और इसमें फांसी से कम सजा तो नहीं दी जा सकती। इसके बाद महावीर महतो और परशुराम धानुक ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और समय और तारीख तय करी गई 25 मई 1983 और लोकेशन थी भागलपुर सेंट्रल जेल। भागलपुर वही है जहां पे मेरा जन्म हुआ था। कहानी में लेकिन एक मोड़ और था। 1983 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी उस समय पे।
आरोपियों ने टेलीग्राम डालकर सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के ऊपर रोक लगाने की गुजारिश करी। जो वेकेशन मोड में उस समय जज थे, जब जजेस छुट्टी पे जाते हैं तो पीछे से कोई ना कोई एक बैकअप होता है, उसने इस टेलीग्राम को एक्सेप्ट कर लिया और ठीक 2 दिन पहले फांसी की सजा को रोक दिया गया। है ना इंटरेस्टिंग चीज, ठीक 2 दिन पहले रोक दिया गया। खैर छुट्टियां खत्म होती है, जजेस वगैरह वापस आते हैं और उनका ये कहना होता है कि नो मोर ड्रामा, इनको फांसी पे लटकाओ। आखिरकार नवंबर 1983 को इन दोनों को फांसी पे लटकाया जाता है और फांसी पे लटकने के पहले जब इनसे पूछा जाता है आखिरी चीज क्या खाना चाहोगे, तो इन्होंने कहा दही और मिठाई। इन्हें ये खाने की चीजें दी जाती है और इवेंचुअली नवंबर 1983 को इन्हें फांसी पे लटकाया जाता है। जून 1980 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ के दलित नारा लगा रहे थे आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस को 324 में से 169 सीटें मिली, यानी 169 सीटें। जनता पार्टी को मिली सिर्फ 42 सीटें। पहली बारी चुनाव लड़ रही भाजपा को मिलती है 21 सीटें। पर नीतीश कुमार के लिए बेलछी नरसंहार अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बना हुआ था। वो अभी भी कुर्मियों का साथ ना देके सच का साथ दे रहे थे और इस बारी फिर से इसकी कीमत उन्हें चुनाव हार के चुकानी पड़ी। इस बारी वो 5000 वोट से हारते हैं। ये चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इस देश के अंदर सच्चाई का साथ कोई नहीं देता। जातिवाद के चक्कर में फंस के लोग देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा भी करी कि वो अब इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ेंगे। आसपास के लोगों के द्वारा उन्हें मनाए जाने की कोशिश करी जा रही थी और इवेंचुअली समाजवादी नेता चंद्रशेखर, उन्होंने 1985 में नीतीश कुमार को फिर से कन्विंस किया इलेक्शन लड़ने के लिए। पर इस बार नीतीश कुमार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसा किताबों में लिखा गया है। इंटरेस्टिंगली नीतीश कुमार को 22,000 रुपये प्रोवाइड किए गए थे इनकी बीवी के द्वारा अपना सोना गहना जो भी उनके पास कीमती वस्तु थी उसको बेच के। नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ते हैं और इस बारी 20,000 वोटों से उनकी जीत होती है। बेलछी नरसंहार के बाद कांग्रेस ने केंद्र में और बिहार में जबरदस्त वापसी करी, लेकिन वो उसको इस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाई। जो राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था उसमें राम मंदिर के अगेंस्ट, रामलला के अगेंस्ट में खड़े होने का खामियाजा उठाना पड़ा। मुसलमानों के सपोर्ट में जो ये खड़े हुए उसका खामियाजा उठाना पड़ा। जो बिहार था वो पहला स्टेट होगा प्रोबेबली हिंदुस्तान का जहां पे जातिवाद की पॉलिटिक्स जो है प्रोमिनेंट तरीके से शुरू हो चुकी थी। जो दलित थे, पिछड़े हुए थे, इस तरीके के लोग थे, वो लालू प्रसाद यादव की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और लालू प्रसाद का साथ देने के लिए कांग्रेस से नाराज जो सवर्ण नेता थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुके थे। खैर लालू प्रसाद आज भी अय्याशी से जी रहे हैं। बेलछी नरसंहार बिहार का पहला जातिवाद के ऊपर उससे प्रेरित एक नरसंहार था। मुझे नहीं पता कि आरोपियों को सजा जब मिल जाती है तो परिवार वालों के थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खोया होता है वो किसी भी तरीके से वापस नहीं पाया जा सकता। पर इस वीडियो से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आखिरकार ये जातिवाद, कास्ट और लैंग्वेज का ये डिवीजन आप कब तक चलने दोगे? स्पेशली मेरा ये सवाल हिंदुओं से है। राज ठाकरे भी अभी जो कर रहा है कि महाराष्ट्र में कोई हिंदी स्पीकिंग आएगा तो लात मार के भगा दूंगा। एज इट इज आपका धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, पर आप इन नेताओं को मौका दे रहे हो कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे आपको बांटने का, और वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। आई होप आप इस चीज को पहचानो और इन नेताओं को इसके पहले कि वो आपको लात मारे, आप उन्हें लात मारो। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट डेटा निकालने में, वीडियो तैयार करने में, तो बॉलीवुड के वीडियोस के साथ साथ इन वीडियोस को भी थोड़ा प्यार दिखाओ। दैट इज़ ऑल आई कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो हम सस्टेन कर पाएँ, जो कि मुश्किल काम होता है यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पे उतनी कमाई नहीं होती जितना आप सोचते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है। यू बिकम अ मेंबर, इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, और वो हेल्प करता है चैनल को रिकमेंडेशंस में पहुँचाने में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो यही हो सकता है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री राम, हरे महादेव। ध्यान रखना।